हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज हिंदू एनालिसिस में वी विल डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेंस। ठीक है, तो चलते हैं पहले आर्टिकल से। आर्टिकल क्या है? पावरफुल सिंबॉलिक। अभी क्या हुआ है हम सब जानते हैं ना कि भाई इजराइल और पैलेस्तीन का इशू क्या है। ठीक है, पैलेस्तीन की लैंड जो धीरे धीरे इज़राइल ने अपने कब्जे में ली। इज़राइल और अभी हाल ही में क्या हुआ था कि पैलेस्तीन ने जो धमाका किया जिसमें इज़राइल के लोग 1200 लगभग जो है वो मर गए, उसी वजह से फिर इज़राइल ने स्टार्ट किया जो अभी बंद ही होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टेरर अटैक था जो 7 अक्टूबर में किसने किया था? पैलेस्तीन ने किया था। हर बार इज़राइल ने किया, हर बार इज़राइल ने पैलेस्तीन को उकसाया, जिसकी वजह से ये आज भी ये जो युद्ध है ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इज़राइल का कहीं ना कहीं जो मंशा है वो यही है, पैलेस्तीन का नामो निशान मिटा देना कहीं ना कहीं। ठीक है, चाहे मानो या ना मानो, इनडायरेक्ट वे में इसी तरीके से है। तो यहाँ पे क्या है, ये आर्टिकल ये कह रहा है कि अभी तक लगभग 8 यूरोप की जो कंट्रीज़ है, 8 यूरोपियन देशों ने ये पैलेस्तीन को एज अ स्टेट या फिर एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया है। पैलेस्तीन को माना है कि भाई पैलेस्तीन सिर्फ ऐसे भगोड़े नहीं है, ये स्टेट है, ये राज्य है, ये कंट्री है, इसको इसके हक मिलना ही चाहिए। ये 8 यूरोपियन कंट्रीज़ ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका है। हाल ही में ये आर्टिकल क्यों है? क्योंकि रिसेंटली आयरलैंड है, जो नॉर्वे है और स्पेन, इन 3 देशों ने भी समर्थन दिया है, रिकॉग्नाइज किया है इज़राइल ये पैलेस्तीन को कि भाई ये एक स्टेट है। ठीक है, और इज़राइल की निंदा की है कि उसे अपना जो जेनोसाइड है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। पैलेस्तीन के जो समक्ष वो जो इस तरीके का व्यवहार कर रहा है उसे बंद कर देना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि टोटल जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है जिसमें 143 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, भारत भी इसके अंदर सम्मिलित है, सब ने रेजोल्यूशन पास किया है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द पैलेस्तीन। ठीक है, लेकिन यूएस ने नहीं किया है। यूएस का सबसे बड़ा सपोर्ट इजराइल को है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो इतना उछल भी रहा है, कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्रीलिम्स और एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रीलिम्स में एक फैक्ट पूछ सकता है यूनाइटेड नेशन का या फिर ये कितनी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्तीन को, रिसेंटली एक स्टेटमेंट दे दिया। यू मस्ट नो दिस फैक्ट। ठीक है, तो ये आपका पहला एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हुआ। सेकंड, अच्छा इसी आर्टिकल के तहत क्या था, जिक्र हुआ था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे आपका प्रीलिम्स बन सकता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे क्यों आया था कि ऑन फ्राइडे ICJ विल pronounce another verdict in the petition filed by South Africa calling for additional measures in the prosecution of Israel for genocide। तो ये केस फाइल हुआ है ICJ में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ICJ एक है और एक ICC है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी ही डिक्लेयर किया है जो इजराइल कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल हेडक्वार्टर्ड इन दी हेग, यानी नीदरलैंड में ये स्थित है। ठीक है, ट्रिब्यूनल भी कोर्ट होता है जो स्पेसिफिक केसेस को हैंडल करता है। इट इन्वेस्टिगेट्स एंड ट्राइज पीपल चार्ज विद द सीरियस एंड ग्रेव क्राइम सच एज जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है? जब एक समुदाय एक दूसरे समुदाय के प्रति इतनी घृणा रखे, दूसरा समुदाय दूसरे रिलीजन के प्रति, दैट बिकम्स जेनोसाइड। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड द क्राइम ऑफ एग्रेशन। इट इज़ द फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन द वर्ल्ड। ये फर्स्ट परमानेंट है। ठीक है, ICC के एम क्या है ये सभी को पता है कि इसको जो इम्प्यूनिटी है उसको ख़त्म करना, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी टू फेस जस्टिस। इट ऑल्सो एम्स टू प्रिवेंट क्राइम्स फ्रॉम हैपनिंग थ्रू द प्रॉपर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, इट इंटेंड्स टू कॉम्प्लीमेंट नेशनल कोर्ट्स नॉट रिप्लेस देम। ये रिप्लेस नहीं करता बट उसे कॉम्प्लीमेंट्री करता है। ठीक है, बराबर में ही ये जो देश के कोर्ट्स हैं उनके बराबर में चलता है ताकि जस्टिस जल्दी ही मिल सके। ठीक है, और इसके बारे में जानेंगे। इट इज़ गवर्न बाय द इंटरनेशनल स्टैचूएट नोन एज रोम स्टैचूएट, जो जुलाई 2002 में आया। इसके स्टाफ मेंबर्स अप्रॉक्स 900 हैं, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर 2 वर्किंग लैंग्वेजेस हैं,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है। देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑल्सो, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, स्पेनिश, रशियन, ठीक है जी। ये 6 जो है वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। वर्किंग में इंग्लिश और फ्रेंच चलती है। इसके टोटल अभी तक ये 28 केसेस सुन चुका है। भारत इसका मेंबर नहीं है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ईच मेंबर पार्टी हैज़ 1 वेटो एंड वोटिंग इज रिजॉर्टेड टू ओनली व्हेन डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन बाय कंसेंसस, ठीक है। तो ये आपका आईसीसी हुआ। उसके बाद आपका आता है आईसीजे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो कौन वाइडर है? आईसीसी इज वाइडर, ठीक है। आईसीजे इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इट्स सीट इज एट द पीस पैलेस इन द हैग। दोनों का ही हेडक्वार्टर नीदरलैंड यानी हैग में है। इट इज़ द ओनली यूएन प्रिंसिपल ऑर्गन नॉट सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पहला है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। चीफ जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन, इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट, आईसीजे, ठीक है। ये इस्टेब्लिश हुआ है बाय यूएन चार्टर इन 1945, जिसने 1946 में ही अपना काम स्टार्ट कर दिया। when it replaced the permanent court of international justice which had functioned in the peace palace since 1922। इसके मेंबर स्टेट्स जो हैं वो 193, यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं 193, वो ऑटोमेटिकली इस कोर्ट के भी मेंबर्स हो जाते हैं। Those nations that are not member of the UN may become parties to court statute with the help of Article 93 procedure, ठीक है। भारत इसका मेंबर जो है कह सकते हैं वो आपका है, ठीक है। चीफ फंक्शन ऑफ द आईसीजे इज टू सेटल डिस्प्यूट सबमिटेड बाय पार्टीज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। द कोर्ट ऑल्सो गिव्स एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल मैटर सबमिटेड बाय एनी ऑफ द यूएन बॉडी और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का ही एक तरीके का एक उसका ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे चलता है, जबकि आईसीसी एक ब्रॉडर लेवल पे काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अ विजिट टू प्रिजर्व चाइनाज इंटरेस्ट इन यूरोप। आप सभी को पता है कि हमने लास्ट जो आर्टिकल हिंदू के देखे थे उसमें चाइना और रशिया का बढ़ता हुआ रिलेशन, दोनों के क्लोज रिलेशन। क्यों? एक तो इनका इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिलता जुलता है। जैसे रशिया फॉलो करता है सोशलिस्ट का ही वास्ट वर्जन या एक स्टेप आगे का है कम्युनलिज्म, है ना, जिसमें सरकार का ज़्यादा नियंत्रण है ऑन द रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज का क्या है? कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। जब से रशिया यूक्रेन को इन्वेजन कर रहा है ना, तब से वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी हैं, चाहे आपका यूरोप है चाहे आपका यूएस है, तो वो क्या लगा रहा है? इस पे रशिया पे सैंक्शंस लगा रहा है। सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट पे कोई भी इकोनॉमिक टर्म नहीं बनने दे रहा है दूसरे देशों को। अगर दूसरे देश रशिया के साथ क्लोजनेस करेंगे तो भाई यूएस या फिर जो दबदबा है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, वहाँ से हाथ खो बैठेंगे, रिलेशन खो बैठेंगे, ठीक है। ये राजनीति है जो इंटरनेशनल लेवल पे एक इंटरनेशनल रिलेशन के नाम से चलता है। वहीं पे चाइना को रशिया से सबसे ज़्यादा क्या प्रॉफिट है? एनर्जी सोर्स, क्रूड ऑयल। रशिया को चाइना से क्या मिल रहा है? डिफेंस, ठीक है। लेकिन अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना का इंटरेस्ट है यूरोप के जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है, क्योंकि चाइना अगर वेस्टर्न कंट्री में अपनी छवि बना रहा है धीरे धीरे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जम करेगा तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे दबदबा किसका है? वेस्टर्न यानी यूएसए का। यूरोप की जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है, सेंट्रल और ईस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो इकोनॉमिकली वीक है। तो चाइना ने एक इनिशिएटिव भी इवन स्टार्ट किया 17+1 चाइना, जिसका मेन मकसद था कि सेंट्रल कंट्रीज़ और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को क्लोजनेस देना, उनके साथ डेवलप रिलेशन करना इन ऑल सेंस, जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल, एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है कि पिछले 5 सालों में ये पहली बार था कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने यूरोप में विजिट किया और वो चाह रहे हैं कि भाई अपने जो वो पोर्ट्स हैं, मतलब कि अपना फ्रांस, सर्बिया, हंगरी, वहाँ पे वो अपने डेवलपमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, और चाहते हैं कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में भी उनका हाथ, जो उनका दबदबा है वो बने। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ नाराज़गी भी है। पहली बात तो आर्टिकल बात कर रहा है कि रशिया में जो चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है वो स्टॉप कर देना चाहिए चाइना को।
ठीक है। यूएस की मार्केट बहुत ज़्यादा यूरोप में है, तो चाइना चाह रहा है धीरे धीरे वो मार्केट वो एक्वायर करे, ठीक है। दूसरा, चाइना को एक्यूजिशन, चाइना को हमेशा बुराइयां मिली है फॉर द डंपिंग ऑफ चीप गुड्स एंड इंटेंसिफाइड देयर कॉल्स फॉर रिटेलियन। क्या करता है चाइना, अपने सस्ते जो प्रोडक्ट्स है वो यूरोप की मार्केट में बेचता है, जिससे कि यूरोप का जो कंपटीशन है वो डूब जाता है। अब चूंकि ग्लोबलाइजेशन एरा चल रहा है, तो कोई किसी कंट्री को एकदम फोर्सफुली मना नहीं कर सकती है, बस समझा सकती है। जैसे हाल ही में फ्रांस की अगर हम बात करें, तो फ्रांस को चाइना के जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के जो इक्विपमेंट है, पार्ट्स है, मैन्युफैक्चरर है, उसमें चाइना बहुत लिबर्टी दे रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो फ्रांस के मैन्युफैक्चरर हैं उनका काम ठप हो रहा है ना। तो यूरोपियन कमीशन इवन और फ्रांस के लोग जो है, फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है, वो चाइना को ये हिदायत देता है कि भैया आप फॉलो करो एक बैलेंस्ड ट्रेड पॉलिसी, एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी फॉलो कीजिए जिससे कि दूसरे के लोकल जो बिजनेसमैन है उनको भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, फ्रांस इज यूनाइटेड विद द यूरोपियन यूनियन ऑन द इशू ऑफ द कॉस्ट एडवांटेज दैट चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैव ओवर यूरोपियन कार्स, ठीक है। तो कुल मिला के इतना समझ में आ रहा है इस आर्टिकल में को जो मैं एनालाइज कर पा रही हूँ कि चाइना को सबसे ज़्यादा जल्दी एंट्री मिलेगी सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कम्युनिटी में इन प्लेस ऑफ वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़, ठीक है। बट धीरे धीरे वो वहाँ पे भी अपना एंटर बना रहा है, ठीक है। और वो केयरफुली कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जबकि इतनी उसको एडवर्स जियोपॉलिटिकल जो है मुसीबतें देखनी पड़ रही है, बट स्टिल ही इज़ वर्किंग ऑन द फ्रांस, सर्बिया एंड हंगरी, ठीक है। चलिए, ये पूरा आर्टिकल था। यहाँ पे 17(1) का पूछा जा सकता है, इसीलिए थोड़ा सा उसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये पूरा यूरोपियन कंट्री है, इसमें बाल्कन स्टेट्स की बात हुई है, तो ये बाल्कन स्टेट्स है, ठीक है। बाल्कन स्टेट्स में भी डेवलप कर रहा है आपका चाइना, ठीक है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, चलिए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 17+1 इनिशिएटिव चाइना का है फॉर्मेट, जो 2012 में बुडापेस्ट में उसने स्टार्ट किया। उसका एम था कॉपरेशन को एक्सपेंशन करना बिटवीन बीजिंग एंड दी सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन मेंबर कंट्रीज विद इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द CEE रीजन, ठीक है। अब इसके अंदर इस इनिशिएटिव में 12 तो EU मेंबर कंट्रीज़ हैं और 5 बाल्कन स्टेट्स हैं, अल्बेनिया, बोस्निया हर्ज़गोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लिथुआनिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। दिस प्लेटफॉर्म इज लार्जली सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ चाइनाज फ्लैगशिप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है जी। अब बाल्कन क्या है ये देखिए, बाल्कन मतलब कि पार्शली विद द बाल्कन पेनिनसुला, इट इज़ अ जियोग्राफिकल एरियाज इन द साउथ ईस्टर्न, ये आपका साउथ ईस्टर्न यानी ये वाला एरिया, विद वेरियस जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल डेफिनेशंस। द रीजन टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द बाल्कन माउंटेन्स दैट स्ट्रेच थ्रू आउट द होल ऑफ बुल्गारिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, ये आपका बाल्कन स्टेट्स है। नेक्स्ट आर्टिकल है, सभी को पता है कि भाई चाइना ने अफ्रीका जो है, सभी को पता है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा, अफ्रीका बहुत अमीर नहीं है ना, गरीब देश है। क्यों है? यहाँ मिनरल्स बहुत है, मिनरल्स की खाने हैं, लेकिन वो निकले कैसे? कोई भी वस्तु, कोई भी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो कैसे ग्रोथ करेगी? सबको क्या चाहिए? पैसा, पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? वस्तु व सेवा के निर्माण से, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज से। गुड्स एंड सर्विसेज के निर्माण में क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? रिसोर्सेज, बिजली है, पानी है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो भैया तेल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। कहाँ से आएगा? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज नेचर में है, लेकिन एक्सट्रैक्ट कैसे हो? ये एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी अफ्रीका के पास नहीं है, इसीलिए चाइना ने एंट्री करी पिछले, बट कुछ दशक में देखा जाए चाइना का थोड़ा सा यहाँ पे उसकी खुद की इकोनॉमी थोड़ी सी जो है लॉस मेकिंग गई, तो उसका थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पे इंटरेस्ट कम हुआ है। यहीं पे ही अपॉर्चुनिटी करके एक इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया टू रैम अप अफ्रीका मिनरल पॉलिसी।
चाइना कंट्री कंट्रोल्स, कितना कंट्रोल करता है? 8% अफ्रीका के रिसोर्सेज को। अब इंडिया भी चाह रहा है कि वो धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करे मिनरल्स को, सो दैट दे वुड ऑल्सो गेट राइट, ठीक है। तो इंडिया इज लुकिंग टू रैम अप इट्स क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी इन अफ्रीका एज इट लुक्स टू रिसोर्स सिक्योरिटाइजेशन एंड अपसेटिंग द चाइनीज एप्पल कार्ट इन द रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से नेशंस है? साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, कोंगो है, तंजानिया है, जाम्बिया है, मलावी है, रिपब्लिक ऑफ कोट दी आइवोर है, जिम्बाब्वे है। ये सभी कंट्रीज़ में जो इंडिया है वो निशाना बना रहा है मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने का। सम लॉबी ग्रुप्स इन द यूएस हैव पॉइंटेड आउट दैट चाइना करंटली कंट्रोल्स at an estimated 8% of Africa's resources and the numbers have gone up from 2018 estimates, ठीक है। तो इसके अंदर की कंट्रीज़ कौन कौन सी है? मेन जो हमारे मिनरल्स है, ठीक है, उसके में देखा जाए तो कोबाल्ट है, कॉपर है, जो कि ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेटल, वो भी हमारे भारत के लिए मुख्य रूप से यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम लिथियम, कॉन्गो लिथियम को छोड़ के ये कोबाल्ट एंड कॉपर, Congo, Zambia seem to be the key areas of interest for the countries और western और Asian ones, ठीक है। जो कोंगो ये आपका जाम्बिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। Meanwhile, India is pushing for increased presence in the region primarily through a mix of G2G negotiations and private entity interest. Discussions covered facets like exploration of resources or mines in select nations, looking at possibilities of acquisition and subsequent commercial offtake, ठीक है। ये हो गया इंडिया की पॉलिसी। अब माइक्रो प्लास्टिक जो है वो फाइंड आउट हुए हैं इन फिश इन अष्टामुदी लेक, ठीक है। ये नई एक स्टडी है जिसने लाइट मारा है, लाइट इन द सेंस फोकस ऑन माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन इन अष्टामुदी लेक। ये अष्टामुदी लेक जो है ये आपका कहाँ पे है? ये केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट में है। ये रामसर वेटलैंड है, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट पूछ सकता है, यूपीएससी पता होना चाहिए, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक फाइंड आउट हुए हैं ब्रैकिश वाटर लेक्स फिश, शेलफिश, एस्टिमेटेड सेडिमेंट एंड वाटर, ठीक है। द हाईएस्ट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ माइक्रो प्लास्टिक वॉज फाउंड इन द मैक्रोफोना विद फिश अकाउंटिंग फॉर 19.6% एंड शेलफिश 40.9, ठीक है। तो ये आपको पता है, इसमें प्रीलिम्स में पूछ सकता है अष्टामुदी लेक के बारे में, रामसर साइट के बारे में, माइक्रो जो प्लास्टिक है उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और ये डेजिग्नेटेड कब वेटलैंड बना है? ये आपका रामसर साइट 2002 में बना है, ठीक है। ये जो प्लास्टिक पॉलीमर्स हैं और हैवी मेटल्स हैं माइक्रो प्लास्टिक सैंपल्स में, ये थ्रेट है किसके लिए? वल्नरेबल बायोटा, पीपल कंज्यूम, जो भी फिश खाते हैं, शेल फिश खाते हैं, उसके अंदर अगर माइक्रो प्लास्टिक है तो सोचिए आपके पेट के अंदर जा रहा है। तो ये सिर्फ एक्वेटिक इकोसिस्टम को ही पॉल्यूट नहीं करता, इट ऑल्सो पॉज रिस्क फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चाइनाज एम्बिशियस फूड सिक्योरिटी प्लान फेसेस लैंड सॉइल एंड वाटर वूज, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ, व्हाट आई वॉन्ट, मेरे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ जो बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। ये आर्टिकल आज आपके लिए होमवर्क है। किसी बच्चे ने एक आंसर भी दिया था, आंसर सी, जो सही था। ये आर्टिकल है बेटा, इस आर्टिकल को मैं चाहती हूँ आप इसका क्रक्स 5 लाइन, यू विल एक्सप्लेन दिस आर्टिकल 5 to 6 की पॉइंट्स, 5 से 6 पॉइंट्स में आप इसको कवर करेंगे। एंड प्लीज़ राइट दीज की पॉइंट्स इन द कमेंट बॉक्स कि आपने इस पूरे आर्टिकल से क्या समझा। देखो, चाइना ये चाह रहा है कि भाई उसकी फूड सिक्योरिटी बनी रहे। अगर मैं इसका क्रक्स तो नहीं, एक चीज़ का मैं ओवरऑल बताऊं, चाइना की जो सरकार है उसने क्या किया है, वो ये चाहता है कि भाई 2033 में वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, उसका फूड सिक्योरिटी, उसे किसी से भी जो इम्पोर्ट ना करना पड़े, फूड के आइटम्स उसको इम्पोर्ट ना करना पड़े। क्योंकि 2021-23 में अगर देखें तो 84% वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ फूड सिक्योरिटी में, अभी वो 92% चाह रहा है, सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ओवरऑल ये आर्टिकल क्या है, किसके कंटेक्स्ट में है। नाउ यू हैव टू कंक्लूड दिस होल आर्टिकल इन 5 to 6 की पॉइंट्स, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है, IMF fund wants
फ्रांस टू कट डेट, सीज हायर डेफिसिट। IMF ने फ्रांस से अर्ज किया टू टेक मोर मेजर्स दिस ईयर टू रिड्यूस इट डेट लोड। फ्रांस की इकॉनमी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, उसने लोन लिया हुआ है, तो उसी में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो फ्रांस है उसको क्या कहता है कि भैया वार्न कर रहा है कि आपका जो बजट डेफिसिट है उसको थोड़ा सा आपको अपने डेट को रिड्यूस करना है ताकि आपका बजट डेफिसिट बढ़े ना हायर देन दी फोरकास्ट इन 2027। ठीक है। IMF said in a statement that France deficit will reach 5.3% of GDP this year, slightly higher than 5.1% forecast by the government। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस इससे ये समझ के आपको लगता है, मुझे जो लगा बस फ्रांस की इकोनॉमी थोड़ी सी अभी सही नहीं चल रही है, नॉट अप टू द मार्क। IMF से क्वेश्चन पूछ सकता है, UPSC पूछता ही है, तो आप IMF के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये मैं समझाना चाहूँगी। ये पूरा आर्टिकल भारत के बारे में ये बता रहा है कि भाई किस तरीके से जो हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स है वो हमारी उतनी हो नहीं रही है जितनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डेट बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे एक फाइनेंशियल कीवर्ड है, फाइनेंशियल, और दूसरा है फिजिकल, फाइनेंशियल सेविंग और फिजिकल सेविंग। लोगों की इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, सेविंग्स कम है क्योंकि इनकम कम है, सेविंग्स कम है, और कुछ निवेश करने के लिए फिजिकल सेविंग्स यानी कि इन्वेस्टमेंट। अगर किसी इंसान को सोना खरीदना है, वो क्या कर रहा है? उधार ले रहा है, लोन लेके वो सेविंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये पूरा आर्टिकल यही कह रहा है कि राइजिंग इंटरेस्ट, फॉलिंग सेविंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस आर्टिकल को इस तरीके से देखा जाए कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात चल रही है आपकी फाइनेंशियल सेविंग टू GDP एंड फिजिकल सेविंग टू GDP रेशियो। ठीक है, अ mere shift in the composition of savings would have kept the overall household savings to GDP। यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि जो डेट है, लोन है, नेट फाइनेंशियल सेविंग GDP कितनी है? डिक्लाइन हुई है 2.5%। ठीक है, फिजिकल कितनी सेविंग है? 0.3%। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं? सेविंग्स जितनी होनी चाहिए उतनी कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि लोन ले लेते हैं, लोन लेकर क्या देना पड़ता है? ब्याज। आपने लोन ले लिया, आप लोन लेकर आपने गोल्ड खरीदा, गोल्ड आप सोच रहे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आगे जाके रिटर्न वैल्यू देगी, उधार लेकर, पर आपको क्या देना है? इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा वाइज डिसीजन नहीं हो पा रहा है। हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग को देखें GDP की, तो वो गिरी है 2022-23 में, प्राइमरली ड्यू टू हायर बोरिंग्स टू GDP। क्यों गिर गई है? जिसका इतना कैलकुलेशन ये होना चाहिए था, ये जो रिटर्न वैल्यू देता बट उतना नहीं दे पा रहा क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर बहुत हो गया, हमने उधार बहुत ले लिया, बोरिंग्स बहुत हो गई। ठीक है, द इंक्रीज इन हाउस होल्ड बोरिंग्स हैज़ लेड टू हायर डेट इनकम रेशियो। डेट ज़्यादा है, इनकम कम है, क्योंकि बोरिंग ज़्यादा है, उधार ज़्यादा ले लिया, जिसके चलते हमारी इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट पेमेंट, जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है, उसका पेमेंट का बर्डन बढ़ गया। दिस ट्रेंड हैज़ बीन पर्टिकुलरली प्रोनाउंस इन द पोस्ट कोविड पीरियड। कोविड के बाद से ये ज़्यादा हो गया ना, लोग इन्वेस्टमेंट के पीछे भाग रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं भैया? उधार लेकर। ठीक है, अनलाइक प्रीवियस पीरियड ऑफ हाई हाउस होल्ड बोरोइंग्स, द करंट पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय लोअर नॉमिनल इनकम ग्रोथ रेट कंपेयर टू द एवरेज लैंडिंग रेट, लीडिंग टू इंक्रीज फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑन हाउस होल्ड। ठीक है, इतनी इनकम है नहीं। चलिए, there is need to macroeconomic policy that not only address inflation, government debt targets, but also stimulate and support household income growth to mitigate the emerging challenge। इनकम ज़्यादा अगर होगी तो वो सेविंग कर लेंगे और जिसमें उन्हें बोरो भी नहीं करना पड़ेगा। तो यही अपील हो रही है कि सरकार ऐसी पॉलिसी करे कि जिससे उनकी इनकम बढ़ सके, टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आर्टिकल इसी के बारे में था कि कैसे डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, बोरिंग्स बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही। ठीक है,
ये पूरा आर्टिकल किसका जिक्र करता है? ये जिक्र कर रहा है आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। क्या डॉक्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर कर देना चाहिए? क्या था कि डॉक्टर्स को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रखा, ठीक है, जिससे कि कंज्यूमर को राइट्स मिला कि अगर डॉक्टर्स की कुछ भी लापरवाही होती है तो कंज्यूमर उस पर अपना एलिगेशन या उस पर चार्जेस लगा सकता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कस्टमर ने क्या किया, पेशेंट्स ने क्या किया, कभी कभी इंटेंशनली भी, जानबूझ के भी इस तरीके से बिहेवियर कर दिया कि ना तो डॉक्टर को फीस दी है ना हॉस्पिटल को। तो उस तरीके से जहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो हो रहा है बट डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसी के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पहला सुनवाई थी, जो पहला डिसीजन था डॉक्टर्स के संदर्भ में, इस एक्ट के संदर्भ में, उसको रिविजिट करना है। यहाँ पे लिखा है, अर्लियर दिस मंथ सुप्रीम कोर्ट ruled that advocates could not be held liable under the Consumer Protection Act 1996 for deficiency in service। तो सर्विस एक वर्ड है, क्योंकि डॉक्टर्स क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। ये सर्विस इस एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो जहाँ कस्टमर को प्रोटेक्ट करना एक ड्यूटी है डॉक्टर्स की, एक सरकार की, उसी तरीके से डॉक्टर्स को भी प्रोटेक्शन देना फ्रॉम इलॉफुल, कह सकते हैं कि ऐसे सबूतों पर जो पेशेंट कर रहा है उसके लिए भी एक इसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो ये वही बात चल रही है। इट इज़ द वेलकम डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू रिविजिट द फैक्ट्स ऑफ द 1995 केस। इट विल गिव बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ल्ड सर्विस, ठीक है। चलिए, इसमें और जो लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम से ये आर्टिकल को मैं थोड़ा सा चाहूँगी ब्रॉड हो जाए, ताकि एक एक वर्ड आपको भी दिखाई दे, ठीक है। चलिए, इसके साथ हम अपना आज का हिंदू एनालिसिस ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Please put your queries in the comment box. I would definitely address those queries of yours. Thank you.